सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय बेहद संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि आजादी के बाद से ही यह देश में चर्चा का विषय रहा है, विवाद का विषय रहा है, पर समाधान के स्तर पर आज तक नहीं पहुंच सका है। अभी हमें इस पर बात करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि शुक्रवार को इस देश के अंतर्गत दिल्ली के उच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस संदर्भ में अपनी टिप्पणी की है। समान नागरिक संहिता को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अब समय आ गया है कि इसके संदर्भ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा आज का विषय समान नागरिक संहिता को लेकर ही है कि समान हो व्यवहार, गिरे हर दीवार। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को देश में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समुचित कदम उठाने के संदर्भ में केंद्र सरकार को निर्देश दिया। कई सालों से लगातार इस विषय पर चर्चा होती आई है, पर अब तक परिणाम के स्तर पर सिवाय शून्य के और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हम इस संदर्भ में बात करें उससे पहले सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम पहले समझे कि आखिर समान नागरिक संहिता से आशय क्या है। समान नागरिक संहिता देश में मौजूद सभी धर्म, लिंग, जाति या अन्य वर्ग के लोगों के शादी, उत्तराधिकार, दहेज, संपत्ति या अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था है। 3 शब्दों से मिलकर बना यह यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म का मतलब है कि सभी लोग सभी परिस्थितियों में समान है, जबकि सिविल जो एक लैटिन शब्द है वह सिविल से लिया गया है जिसका अर्थ है सिटीजन। वही लैटिन शब्द कोडेक्स यानी कोड का मतलब किताब से है। समान नागरिक संहिता का आशय स्पष्ट तौर पर यह है कि वह सभी नागरिकों के लिए सभी परिस्थितियों में एक समान नियम जो एक ही पुस्तक में संहिताबद्ध हो, लिपिबद्ध हो। इस संहिताबद्ध किताब में किसी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर सिविल मामलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन अब तक इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में यह केवल एक कल्पना के तौर पर है, व्यवहार रूप में इसे अमल में नहीं लाया जा सका है। और अचरज की बात यह है कि जब इस देश का संविधान बना था तो उस संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 44 के तहत बाकायदा नीति निर्देशक तत्व में यह संकल्प जाहिर किया गया कि इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। आज़ादी के आज 75 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजरने को है और हम इस महत्वपूर्ण संकल्प के संदर्भ में शून्य की स्थिति में खड़े हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी कोई पहली टिप्पणी नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश कोई पहला अदालती निर्देश नहीं है। 1985 में शाहबानो प्रकरण के समय भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए थे, पर तत्कालीन सरकार ने तमाम दबावों के चलते उस फैसले को ही पलट दिया था, जिसकी कहानी हम सब जानते हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में वो सरकार इस समय देश में सत्तारूढ़ है जिसकी आधारभूत संकल्पना में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना था। तो क्या वर्तमान परिस्थितियों में जो दिशा निर्देश आए हैं वह व्यवहार में परिणत हो पाएंगे? इस पर हम बात करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो इस देश में रह रहे तमाम लोग जो मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं, क्या वाकई उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा, या केवल और केवल राजनीति के अंतर्गत जो जुमलेबाजी का दौर चलता है, समान नागरिक संहिता भी उसी का एक हिस्सा बन है। इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर कुछ सार्थक विमर्श के माध्यम से किसी मुकाम तक पहुंचने का प्रयत्न करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर सुधार का कुछ ना कुछ विरोध अनिवार्य है, परंतु विरोध और आंदोलन एक सीमा तक समाज में स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं। आशय ये कि अगर समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कोई विरोध था, कोई आपत्ति थी, कोई विवाद था, तो वो एक सीमा तक स्वीकार्य हो सकता था। पर ऐसा क्या विवाद, ऐसा क्या विरोध, ऐसी क्या आपत्ति कि आजादी के 74 साल बीतने जा रहे हैं और हम अभी तक उस विवाद का निराकरण नहीं कर सके। इसकी रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय जी मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल साकला साहब खास तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या से दीपिका सिंह जी जुड़ रही हैं, जो अध्यक्ष हैं विश्व राम राज्य महासंघ की। हमारे साथ जुबैर अहमद आजमी साहब, पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। और साथ साथ हमारे साथ जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के प्रमुख
जमीर अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। हम इस चर्चा के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर बात करना शुरू करें, उसकी शुरुआत के लिए कपिल सागला साहब हमारे बीच में हैं, जिनका किसी विवाद से सरोकार नहीं है, तथ्य से सरोकार है। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी को और समान नागरिक संहिता के संदर्भ में क्या कुछ एक वकील के नजरिए से वह सोचते हैं, उसे हमारे साथ साझा करने के संदर्भ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी बात काफी सालों से, जैसे आपने कहा, कही जा रही है। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद से ये इंटेंशन थी, ये ड्रीम था जी कि जो पूरा देश है उसकी लॉ समांतर हो, सबके लिए एक बराबर हो। हम ये जानते हैं कि जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो उन्होंने एक बहुत तगड़ी लाइबिलिटी हमें दे दी थी जी कि ना सिर्फ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पे जो बंटवारे करे गए थे, जो कास्टिज्म, अगर आप हिंदुओं में भी ले लें, कास्टिज्म करा गया था। जब हिंदू कोड भी जब कोडिफाई हुआ था तो मिताक्षा, देवाग्रह, अलग अलग कोड्स को एक साथ कंसोलिडिफाई करके हिंदू कोड भी लॉ बना था। उसी तरह से मुस्लिम लॉज भी बनी थी, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी की भी बनी जी। पर इसमें जो जो डिस्कनेक्ट है, जो डिस्पैरिटी है, वो बहुत तगड़ी है जी। और उसकी वजह से आज तक हम काफी डिवाइडेड एज ए नेशन रहे हैं जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पस क्या है? वो ये है कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी कास्ट क्या है, क्योंकि जो आप आज बात कर रहे हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बात बोली, वो एक कास्ट के बेसिस पे जो डिस्प्यूट अराइज हुआ था कि जो कस्टमरी राइट्स हैं वो क्या है, हिंदू राइट्स में भी उस पर डिस्कशन शुरू हुई थी, जिसपे जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हम आर्टिकल 44 देखें और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा सपना है उसको हम आज की डेट पे साकार करें। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये बेसिकली क्या करता है? ये कहता है कि इतने सालों में, मैं आज के संदर्भ में कह रहा हूं कि इतने सालों में अब हम इतने मैच्योर्ड हो गए हैं एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, कि हम अपने रिलीजन की वजह से, अपने कास्ट, अपने कलर, हम कहाँ रहते हैं की वजह से अपने आप को डिवाइड ना करें और जो कोर्ट है वो सबको एक ही आंख से देखे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पस ये होगा कि ये मैटर नहीं करता कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी पर्सनल लॉस क्या है, आप हिंदू हैं और हिंदू में आपके कस्टमरी राइट्स क्या हैं, वो सभी को एक बराबर करेगा। एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स हर जगह होते हैं, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सबको यूनिफाई करेगा जी। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में हम अभी तक इसी बात से लड़ते रह गए कि अगर आप 3 बार तलाक बोलने का राइट लेकर जा रहे हो तो एक तरह से मुस्लिमों पे आघात है, अगर आप समझे कि कुछ कर रहे हैं तो हिंदुओं पे आघात है। ये सारी चीजों को हटा देता है जी। ये हटा देता है कि आप आहिर हैं, आप लोअर कास्ट के हैं, आप हायर कास्ट के, ये हटा देता है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं। आपकी जो पैदा होने के राइट्स हैं, आपके प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, आपके डिवोर्स के राइट्स हैं, आपके इनहेरिटेंस के राइट हैं, आपकी जितने भी राइट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, आपके बच्चे की तरफ आपकी क्या लाइबिलिटी है, आपके पोते या पोती की तरफ से क्या लाइबिलिटी है। और आप ये मानेंगे कि हिंदुइज्म में भी काफी बड़ा फर्क आया है। 2005 से पहले ये नहीं होता था कि अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो उसका राइट ऑटोमेटिकली होता था, वो पार्सनरी राइट या पैदाइशी राइट सिर्फ बेटे के पास होता था। हमारी कोर्ट्स ने बड़ी वेरी लाइटली कह दिया कि नहीं, ये गलत है, इस राइट को खत्म करना चाहिए, सभी को एक हाथ से देखना चाहिए। तो हिंदू लॉ में भी बहुत बड़ा फर्क आया जी। उसी तरह से मुस्लिम राइट्स में, डिवोर्स में बहुत बड़ा फर्क आया। तो ये अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटीज को वैसे भी यूनिफाई कर दिया गया है और हमने ले लिया। तो अभी समय है कि हम इन सभी को जोड़ के एक यूनिफॉर्म राइट्स पे लेकर। तो कपिल सागला साहब जो हमारे साथ साझा कर रहे हैं, उसका सीधा आशय है कि जो भी भारत का नागरिक है वो एक कानून के तहत शासित होना चाहिए, उसके अधिकार एक समान होने चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उसके अधिकारों को परिभाषित किया जाना चाहिए। एक आदर्श स्थिति की तरफ संकल्प देश के संविधान निर्माताओं ने दर्शाया था, पर 74 साल बाद भी हम अपनी राजनीति के कुचक्र में फंसकर उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके हैं। हमारे साथ में मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले 2 महानुभाव साथ में हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले लेकिन मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास जाना चाहता हूं, और इसलिए जाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में 3 बातें थीं: धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता को लागू कराना। 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की दमदार सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ इस देश में शासन करते हुए, पर समान नागरिक संहिता का संकल्प अभी तक सपना बना हुआ है। थोड़ा प्रेम प्रकाश जी से समझने की कोशिश करते हैं कि संकल्प की पूर्ति में बाधा क्या है
और कोर्ट की ये टिप्पणी क्या उनके संकल्प की पूर्ति में मददगार हो सकती है? प्रेम प्रकाश जी, थोड़ा आपसे दृष्टि मिले। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि भारत का जब संविधान बना तब भी इस बारे में चर्चा हुई जी। और इसका मूल उद्देश्य ही है कि जो भारत देश की जो एकात्मता है, जो एकता का भाव जी। जिसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी एक नागरिक को दूसरे नागरिक से न तो बड़े होने का एहसास दिलाए, न छोटा होने का एहसास दिलाए। जी। अब आप देखिए, जब राम मंदिर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि इसे न तो कोई जीता समझे, न कोई हारा समझे। जी। और इस आधार पर पूरे देश में एक सैकड़ों साल का विवाद जाकर के जो हमारा जुडिशरी सिस्टम था उसके तहत हो गया। जी। मुझे लगता है कि ये जो कॉमन सिविल कोड की जो डिमांड है, कोई आज से नहीं, अगर इसको हम बहुत और पहले से जाएं तो पहले भाई जो कस्टमरी, इस पे तो आखिर हिंदुओं में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, राजा राम मोहन राय से लेकर के विद्यासागर जी तक, सती प्रथा और ये जो विधवा विवाह को मारने की प्रथा, ये बहुत सारे था। उस समय भी उसके विधवा विवाह, बाल विवाह, तो ये सब दहेज प्रथा, इसके लिए कानून बने। जी। और अगर हम इसको देखें तो जो लॉ का जो प्रोसेस करने का है, तो ये तो औरंगजेब के जमाने से चालू हुआ। औरंगजेब ने दो किया क्या नहीं किया, लेकिन एक जो फतवाए आलमगीर जो उसमें उन्होंने क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों को एक किया था। जी। लेकिन सिविल लॉ को, जो ये सिविल लॉ है जी, तो उसमें उन्होंने भी हिंदू अपना अलग रखे, मुसलमान अपना अलग रखे, बाकी के लिए उन्होंने मान लिया। जी। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी चालू किया ये, मतलब एक से एक वहां जो अपने गवर्नर जनरल आते गए और उन्होंने भी देखा तो धीरे धीरे हिंदुओं के पर्सनल लॉ को छूते गए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को वैसे ही छोड़ते गए। जी। तो बाद में ये जो सुपरमेसी वाली जो बातें आने लगी, जी, तो मैं समझता हूं कि जो सिविल लॉ होने के कारण आज आप देखिए एक साथ आदमी रहता है। जी। आप किसी भी यूनिफॉर्म का, मतलब एक तरह का अगर यूनिफॉर्म पहनता है, जी, भारत का प्रतिनिधित्व अभी ओलंपिक में होगा, एक तरह के लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, वहां पे सब एक समान दिखते हैं। जी। तो देश का जहां प्रतिनिधित्व हो, नागरिक एक साथ जुड़े, इससे किसी के, अब वहां पे सर्वाधिक अगर कहीं अगर आप देखें, इसमें हम देखें चाहे हिंदू कोड बिल का भी जो बड़ा मसला था, तो अब देखें तो महिलाओं के ही अधिकार पर सारे लोगों का बात गया है। जो जिन्होंने भी काटा, महिलाओं का अधिकार काटा। जी। पहले भी महिलाओं के अधिकार ज्यादा हिंदू कस्टमरी में तक कटता था, अब वो कम हो गया और उनको एक कानूनी अधिकार मिल गया। अभी भी जो जो बातें आ रही हैं, चाहे 1985 में साहबानों का मामला आया हो, चाहे कल दिल्ली हाई कोर्ट का मामला हो, ये भी महिलाओं के जो उनके तलाक देने पे, जो अलग होने पर जो मेंटेनेंस के, इसी के लिए ये स्थिति बन रही है। प्रेम जी, आपने काफी कुछ बातें कह दी, लेकिन एक जो सवाल था मेरा मूल, कि समान नागरिक संहिता का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था, 7 साल के अंतर्गत उस समान नागरिक संहिता के संदर्भ में मौन व्याप्त है, उस मौन का कारण, और दूसरा सवाल यह कि अब मौका अगर आपको हाईकोर्ट के माध्यम से मिला है तो कोई पहल की शुरुआत, दोनों पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि मैं जमीर अहमद साहब के पास जाना चाहता हूं उनसे इस विषय पर संवाद के लिए, लेकिन उससे पहले आपकी टिप्पणी बड़ी जरूरी है। कि मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जी, तो उस विश्वास के वातावरण को तैयार करते हुए, सबका साथ लेते हुए, और धीरे धीरे आप देखें तो उस जो कॉमन सिविल कोड में मुस्लिम महिलाओं के भी जो अधिकार, 3 तलाक का जो सर्वाधिक मामला था, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उस आधार पर कानून बनाया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये ऐसा नहीं है, एक ये प्रोसेस है, और मैं समझता हूं कि ये सरकार इस दिशा में सारे लोगों की अपेक्षा है, और अगर कोई अवसर आएगा तो मुझे लगता है कि मोदी
जी के बारे में जैसे है कि वो जब करते हैं तो लोगों को पता लगता है, और पूरा भरोसा है जरूर मोदी जी सबको विश्वास में लेकर के और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसमें जो कोर्ट और संविधान निर्माताओं की भावना है उसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर आगे जरूर ये सरकार बढ़ेगी। जरूर बढ़ेगी। प्रेम प्रकाश पांडे जी ये बात कह रहे हैं, जितना अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में इस देश में एक अलग वातावरण बनता है। इस देश में हिंदू कोड बिल है, वो हिंदू कोड बिल केवल हिंदुओं पर लागू नहीं होता है, सिखों पर भी लागू हो जाता है, वो बौद्धों पर भी लागू हो जाता है। लेकिन इस देश में केवल हिंदू कोड बिल या मुस्लिम पर्सनल लॉ भी नहीं है, अन्य समुदायों के संदर्भ में भी प्रावधान इसी प्रकार से हैं। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि यह सीधे तौर पर मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित करने के संदर्भ में की जा रही कोशिश है। एक आशंका यह भी जताई जाती है इस देश के संदर्भ में कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हुई तो वो दरअसल हिंदू कोड बिल के जो तमाम प्रावधान हैं उन्हें लागू करने की कोशिश है। इस रोशनी में मैं जमीर अहमद साहब आपसे समझना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता को लेकर सर्वाधिक आशंकाएं मुस्लिम समाज से ही व्यक्त होती हैं। क्या कहेंगे ताजा रोशनी में, और जो 74 साल का सफर देश कर चुका है, क्या आप मानते हैं कि वाकई जरूरत है एक कानून के दायरे में इस देश के सभी नागरिकों को लाने की? जी, कॉमन सिविल कोड की बात बहुत बार आई जी। हम चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बने जिसमें सारी पार्टियों की प्रतिनिधित्व हो और वो मिलकर जो फैसला करेंगे वो जाहिर सी बात है कि जब एक ज्वाइंट कमेटी होगी तो पूरा हिंदुस्तान, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या दूसरी जात के लोग हो, वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जैसे वक्फ का कानून है वो, या इसी तरीके से कुछ ऐसे कानून हैं जिनसे के धर्म या ये कि जो मान्यताएं हैं या ये कि जो सिलसिला चला आ रहा है वो मुतासिर होता है। लिहाजा अब जैसे कि जो हिंदू कोड बिल बना था उसके अंदर छोड़ दिया गया था खाली गोवा को, वहां पर हिंदू एक से ज्यादा शादियां कर सकता था और कर सकता है। लिहाजा इसी तरीके से जो हमारे कबायली भाई हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदुस्तान के बसे हुए हैं और उसी परंपरा को जिसके लिए हमारे हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो किस तरीके से कायम रखी जाएगी उसके मुतालिक भी सोचना पड़ेगा, उसके कानूनी पहलुओं पे भी गौर करना पड़ेगा और उसके बाद फिर कॉमन सिविल कोड अगर सारे पहलुओं पे गौर करने के बाद और किसी का हक ना मारा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको कबूल करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। और ये कि सिर्फ मुसलमान उससे मुतासिर होंगे या मुसलमान उसकी मुखालफत करता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि सिखों में भी एक परंपरा है कि अगर बड़ा भाई मर जाता है तो छोटा भाई उसकी बीवी के सर पे चादर डाल देता है और वो उसकी बीवी हो जाती है। लिहाजा ये मुख्तलिफ कबीलों में और ये कबायली हमारे जो भाई हैं उनके भी अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, शादी ब्याह के तरीके अलग हैं, तो उसको किस तरीके से ये एडजस्ट करेंगे ये काम सरकार का है। मेरा एक सवाल है आपसे जिसकी और थोड़ी सी रोशनी प्रेम प्रकाश पांडे जी ने दी थी। क्या आप नहीं मानते हैं कि परंपराओं के नाम पर जिन चीजों से हम चिपटे हुए हैं उसमें सबसे बड़ी दुर्गति अगर किसी की होती है तो वो महिलाओं की होती है। हमारे अधिकांश प्रावधान महिलाओं को बंधक बनाने के संदर्भ में, उन्हें समाज में दोयम दर्जे की स्थिति में रखने के पक्षधर हैं। चाहे वो 3 तलाक के संदर्भ में बात है, चाहे एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियों का रखने का अधिकार देने की बात है, या हिंदुओं के संदर्भ में बात जिसका प्रेम प्रकाश पांडे जी ने जिक्र किया या कपिल साकला साहब ने भी जिक्र किया कि पैतृक रूप से बेटियों को अधिकार नहीं होता था संपत्ति का, 2005 के संशोधन के बाद वो अधिकार उन्हें मिला। क्या आपको नहीं लगता जमीर अहमद साहब कि अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और महिलाओं के संदर्भ में स्थितियों को बेहतर करने के लिए इस दिशा में केवल विचार की नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, हाई कोर्ट ने आदेश किया और हुकूमत ने भी चाहा, लेकिन क्या अयप्पा मंदिर में महिलाओं को जाने दिया गया? क्या उस पर अमल हो पाया? तो ऐसा नहीं है कि जब कानून भी बन जाएगा तो भी लोग क्या उसको पूरी तरीके से मान लेंगे? क्या महिलाओं को उनका अधिकार दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है ना। हम इस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से जानते हैं और मानते हैं कि जब कानून
बनता है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम होता है, जो नहीं हो पाता है। आज भी देख लीजिए क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ। लिहाजा जब कानून कोई बने तो इस तरीके से बनना चाहिए कि जो सबके लिए दिल से उसको माने, और उसका यही तरीका है कि सब लोग सर जोड़ के बैठे, हर संप्रदाय के लोग हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, जहाँ पे के हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अदालत है पार्लियामेंट, उसके लोग बैठे और सोच विचार कर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिस पे अमल भी कराया जा सके और जिस पे अमल किया जा सके। जमीर अहमद साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, केवल कानून बनाने की बात नहीं है, उसमें अमल भी होना चाहिए। इससे पहले तमाम दिशा निर्देश आते हैं, पर वह व्यवहार में लागू हो पाए ऐसा दिखता नहीं है। अयप्पा मंदिर के संदर्भ में वो उदाहरण दे रहे हैं। कपिल सागला साहब कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उनकी बात सुनते हैं और फिर जमीर अहमद साहब के पास चलते हैं। जी कपिल सागला साहब, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। इन्होंने जो बात करी, मैं उसमें सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि जहां तक ये बोल रहे हैं कि अगर कानून बना भी तो फॉलो नहीं हुआ, तो ये गलत है। देखिए, सती प्रथा गई, माइनर शादी गई, 2005 में लड़कियों का राइट आया। मैंने क्या रियलाइज करा, एज अ लॉयर बोल रहा हूँ, ये दिस इज नथिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स या मुस्लिम कम्युनिटी, पर मैंने नोटिस ये करा है कि जो ज्यादातर मुस्लिम भाई हैं उनको डिफिकल्टी नहीं है, उनकी लीडरशिप को डिफिकल्टी, और उनको डिफिकल्टी कमर्शियल रीजन से है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि जैसे जो मुस्लिम लॉ है उसमें अगर आदमी की डेथ हो जाती है तो औरत के बाद जितनी भी राइट्स हैं वो लड़के की फैमिली की तरफ चली जाती है, बेसिकली लड़की को कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप ये सोचें कि जो मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, तो जो वक्फ प्रॉपर्टीज के अगर आप केसेस देखेंगे तो ज्यादातर एक स्कैम है। वो क्या होता है, जो मुतवल्ली होता है वो अपनी मर्जी से आ जाता है, वो किसी को भी प्रॉपर्टी बेच देता है, वक्फ बोर्ड एक सिविल केस फाइल कर देती है, 50 साल तक केस चल रहा होता है, लोग करोड़पति बन जाते हैं, गरीब आदमी और गरीब हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी रिलीजियस इशू नहीं है, ये फाइनेंशियल इशू है। और हिंदुइज्म में चेंजेस आए हैं, मुस्लिम लॉ में भी चेंजेस आए हैं, और लीडरशिप को मगर नाराजगी इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं गरीब लोग और गरीब रहे, वो आगे ना बढ़े। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है कपिल सागला साहब की बतौर वकील। उनका मानना है कि दरअसल ये धार्मिक मामला है ही नहीं, ये सियासी रंग दे दिया जाता है और उसके कारण से हम समाधान पे नहीं पहुंच सकते। जमीर अहमद साहब मेरे साथ में है। जमीर अहमद साहब, हमारे से जुबैर अहमद आजमी साहब कह रहे थे कि इसके संदर्भ में बात होनी चाहिए, सब लोग मिलकर बैठें, सर्वदलीय बात हो, उसके बाद नतीजे पे पहुंचें। देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो प्रकरण में फैसला दिया था, देश की संसद ने कुछ और कर दिया, लेकिन वहां से चलकर 1985 की यह घटना और आज 2021, 36 साल में हम इतने आगे तो बढ़े हैं कि आज जब इस कार्यक्रम के लिए हमने किसी कांग्रेस के व्यक्ति से चाहा कि वो कार्यक्रम में हिस्सेदारी करे, तो कोई कांग्रेसी साहस ही नहीं जुटा पाया इस विषय का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इतना बदलाव तो कम से कम देश के माहौल में आ चुका है। इसकी रोशनी में आपसे जानना चाहूँगा जमीर अहमद साहब, आपका नज़रिया क्या, जो अदालत ने कल फरमान दिया है उसे अफसर के तौर पर इस देश के लोगों को, इस देश की हुकूमत को देखना चाहिए और कुछ ठोस कदम इस दिशा में उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे अभी ये काबिल वकील साहब हैं, इन्होंने जो बात कही कि जब मर्द मर जाता है मुसलमान में तो औरत के सारे हक खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है जी। औरत शादी, हमारे यहाँ पर जब औरत मर्द की इंतकाल हो जाता है तो उसका बाप की जायदाद में भी हिस्सा रहता है और शौहर की जायदाद में भी हिस्सा रहता है, लिहाजा उसके हुकूक कहीं पर भी किल नहीं होते। जैसा कि अभी तो ये हमारी हुकूमत ने कानून बनाया है, लेकिन इससे पहले भी मुस्लिम लॉ जो अब से 1450 साल पहले था, उसके अंदर औरत के हुकूक रखे गए थे, उसको महर भी दिया, मर्द की जायदाद में भी हिस्सा था और माँ बाप की जायदाद में भी हिस्सा था। हमारे यहाँ पर बहुत नहीं बदलता है। अगर तलाक हो जाती थी तो औरत अपने खानदान में वापस आ जाती थी और बाप की जायदाद में उसका हिस्सा बना रहता था, भाइयों के साथ औरत का हिस्सा भी होता था, तो उसको दो तरफ से हिस्से मिलते थे, शौहर की तरफ से भी हिस्सा मिलता था और अपने बाप की तरफ। जमीर साहब कपिल सागला जी की बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन मैं जुबैर अहमद आजमी साहब के पास में इस सवाल को लेकर गया था। और आजमी साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि अब मौका नहीं आ गया है कि शाहबानो प्रकरण के संदर्भ में देश की हुकूमत जिस रास्ते पे चली थी, अब उससे उलट कोर्ट के इस आदेश पर हमें आगे बढ़ना चाहिए और समान नागरिक संहिता के संदर्भ में जो सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था पर देश के हालात को महसूस नहीं किया, तो अब समय आ गया है कि हमें उसे अमल में ला देना चाहिए। देखिए हिमांशु जी, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है जी, और इस पे बहस बहुत पहले भी होना चाहिए था। जो आज आपने शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है जी, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985 में शाबान वाले केस में ये कहा था
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, इसकी जरूरत है और राज्य इसको बना भी सकता है जी। जो आर्टिकल 44 में उसको राइट भी है जी। लेकिन मसला यहाँ कुछ और है जी। मसला दरअसल ये है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे तमाम धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं जी। मसला इस बात का है जो तलाक पे मेन इशू हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इसलिए आता है कि सिर्फ हम तलाक पे अटक जाते हैं जी। लेकिन और भी राइट्स हैं जो मुस्लिम महिलाओं के तमाम और राइट्स हैं, यहाँ तमाम रिवायतें लोगों की हर धर्म में अलग अलग हैं। अब जैसे मीणा की बात करें तो वहां तो पंचायत डिसाइड करती है तलाक पे, है ना, तो तमाम रिवायतें हैं। मैं इस पे जो बहस हो रही है मैं ये चाहता हूं कि इसमें कुछ हो जी। लेकिन मुसलमानों के जो हुकूक हैं, जो उनके परंपराएं हैं, जो उनकी रिवायतें हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जी। उनको भी हम फॉलो कर सकते हैं। और जहां तक राइट्स की और भी बात है तो हम जो एक्ट है, जो सीआरपीसी आईपीसी वकील साहब बैठे हुए हैं, बड़े काबिल दोस्त हैं, तो वो इस बात को जानते हैं कि जो कोर्ट चाहती है उसमें उसकी सुनवाई होती है, उसके साथ उसको न्याय मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मसला इस बात का है कि हम किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें जिससे ये एक्सेप्टेबल हो जी। तो हमें सबसे पहले, जैसे इन्होंने बताया, पार्लियामेंट्री एक कमेटी गठित होनी चाहिए, मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन औरतों को भी हक दिया गया है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में औरतों को हक नहीं है। जैसे 3 तलाक की आपने बात कही, 3 तलाक की जो हमारे पहले भी था, मुसलमानों में था और आज भी है, जो उसका सिस्टम था, जो 1 सेटिंग में आप तलाक नहीं दे सकते हैं, 3 बार में दे सकते हैं, वो तो पहले भी था। लेकिन मुस्लिम जो कायद हैं उनकी बहुत सी खामियां रही, जिसकी वजह से ये आज जो दिन देखना पड़ रहा है उसी की वजह से देखना पड़ रहा है। अगर हम अपने आप को सही तरीके से इस्लाम, जैसे जो इस्लाम कहता है, जो इस्लाम का लॉ है, अगर हम उसको फॉलो किया होता तो आज ये डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है आजमी साहब की कि दरअसल इस्लाम में जो था वो हमने फॉलो किया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। आजमी साहब, मेरा ये सवाल है कि समान नागरिक संहिता को लेकर इस देश में इतनी आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं, दुनिया के अन्य मुल्कों का साथ में उदाहरण दिया जाता है कि तमाम दुनिया के मुल्क, अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, जहां पर समान नागरिक संहिता है। लेकिन ये उदाहरण देने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि इस आजाद हिंदुस्तान में एक राज्य है जो समान नागरिक संहिता को बाकायदा प्रभावी ढंग से 50 साल से भी ज्यादा समय से, तकरीबन 60 साल होने जा रहे हैं, लागू किए हुए हैं। गोवा उसका नाम है। 1961 में जब पुर्तगाल से आजाद हुआ तब से पुर्तगाल में समान नागरिक संहिता है और वो समान नागरिक संहिता मुसलमानों पर भी लागू है। अगर कोई मुसलमान गोवा में अपनी शादी रजिस्टर्ड कराता है तो वो देश के किसी भी हिस्से में दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं रखता है। आपसे समझना चाहता हूं कि इतना बड़ा उदाहरण इतनी शांति के साथ, इतने प्रभावी ढंग से इस देश में ही उपलब्ध है, तो भी अड़चन क्या है? सब बोल रहे हैं हाँ होना चाहिए, पर फिर भी देश में होता नहीं। आप तो सियासी व्यक्ति हैं, थोड़ा रोशनी देना कि अड़चन क्या है? इस देश के लोगों की वाकई चिंता है या सियासी दृष्टि से मुफीद ही है कि इसमें कुछ बवाल रहे, कुछ मसला रहे और उसके माध्यम से अपना खेल चलता रहे? देखिए हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि ये होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक मिसाल है गोवा की जो आपने कहा, बहुत पहले से है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। बट ये कि शादी जो इस्लाम में जो कहा गया है वो कंडीशनल है जी। ये नहीं है कि आप शादी जब चाहिए 4 शादी शौकी आप कर लेते हैं, तो नहीं, वो कंडीशनल है कि जब आप शादी कैसे करेंगे वो पूरा सिस्टम बताया जी। होता क्या है कि मैं जानता कुछ नहीं हूं, मैंने किताब नहीं पढ़ रखी है, लॉ नहीं पढ़ रखा है, मुस्लिम लॉ के बारे में मैं जानता नहीं हूं और मैं बहस करता हूं जी। तो मसला ये है कि पहले हमें जानना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चीज को हमें उससे नुकसान हो सकता है, हमें उससे क्या फायदा हो सकता है, ये जानना चाहिए जी। लेकिन एक मसला यहाँ है कि जो शादी विवाह का जो मामला है, शादी विवाह में या तलाक के मामले में, जैसे आपने कहा कि ये तलाक सिर्फ गुमराह किया हुआ था, ये जो मुस्लिम कायद हैं, ये इनकी बहुत बड़ी गलतियां रही हैं, जिन्होंने कभी सिखाया नहीं मुसलमानों को, अपने उस नजरिए से नहीं देखा जिस नजरिए से देखना चाहिए। तो ये कमियां हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर, इस पे बहस होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने जो किया है वो हाई कोर्ट को क्यों फील हुआ, क्यों महसूस हुआ कि ये होना चाहिए? इसलिए कि हम शायद उसके बारे में पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। तो ये सही है यूनिफॉर्म सिविल। आज भी साहब, मैं रोकता हूं आपको और आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे कहें कि हम वाकिफ नहीं हैं? हम वाकिफ हैं और उन खामियों का लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं।
इस देश में कई ऐसे महानुभाव हैं जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते थे, कुछ देर के लिए मुसलमान केवल इसलिए बन गए कि दूसरी शादी को अपना वैध ठहरा सके। जिक्र करने की जरूरत नहीं नामों के साथ में, लेकिन आप इस बात से वाकिफ हैं, नामचीन लोग हैं जिन्होंने इस रास्ते के माध्यम से अपने संबंधों को वैधानिकता पहुंचाने की कोशिश की। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि इन प्रावधानों ने इस देश में लोगों को गुमराह करने के रास्ते दिए हैं और इन रास्तों को बंद किए जाने की जरूरत है? देखिए, आपने सही कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जी इसीलिए छोड़ दिया था जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब मैटर आया जी, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में थे, क्या थे, वो मैं कहना नहीं चाहता हूं जी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था। बशर्ते ये है कि अगर हमें कोई चीज हमारे, जैसे आपको पूरे अपने धर्म की, हिंदुस्तान में संविधान में ये प्रावधान है कि आप अपने धर्म की आजादी है, जिस तरीके से आप धर्म को फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो उसमें तो कहीं रोक टोक नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या खामियां होनी है, क्या है, किसको हम करेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में हमने किसी ने मशवरा नहीं दिया। तो आपको मशवरा देना चाहिए था कि ये गलती है इसलिए हमारे यहाँ ये लागू नहीं हो सकता। तो आज तक तो किसी ने कहा नहीं, सिर्फ ये कह देना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा और अगर लागू नहीं होता तभी हम महफूज रहेंगे। ये सोचना, अगर ये मुसलमान अगर ये सोचता है तो ये गलत है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आजमी साहब कर रहे हैं कि दरअसल सही ढंग से सोचा ही नहीं गया। पर सही ढंग से सोचा क्यों नहीं गया? उसका कारण कहीं ना कहीं यह दहशत रही कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अस्तित्व में आएगा तो वो दरअसल यूनिवर्सल सिविल कोड नहीं होगा, वो दरअसल हिंदू सिविल कोड होगा जो बाकी धर्मों पर भी लागू कर दिया जाएगा। और उस आशंका की बड़ी वजह वो तमाम हिंदू संगठन हैं जो बार बार ये कहते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हमारे साथ में अध्यक्ष विश्व राम राज्य महासंघ दीपिका सिंह जी हैं। दीपिका जी, आपसे ही समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि इस देश में जो समान नागरिक संहिता की बात है उसके संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? समान नागरिक संहिता का आशय ये कि हिंदुओं में जो प्रावधान है उन प्रावधानों को बाकी लोगों पर भी लागू हो जाना चाहिए, या अगर शरीयत में कुछ ढंग की बातें हैं तो वो हिंदुओं पर भी लागू होने के लिए गुंजाइश निकाली जानी चाहिए। क्रिश्चियनिटी में अगर कोई अच्छी बातें हैं तो उनको भी जगह मिलनी चाहिए और हिंदुओं को भी उसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार की कोई व्यवस्था बननी चाहिए। क्या है आपका नजरिया? मेरा नजरिया यही है कि जब बात अधिकार की हो रही है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कानून की और अधिकार की जी। तो यहाँ पर जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि बैठ करके सबसे बातें की जाएं और सब समझें, सब देखें, उस पे जब बात आपको लाभ लेने की होती है तो आप लोग इस तरह की कोई बातें नहीं करते हैं जी। जैसे कि जब गैस पर सब्सिडी लेनी होती है कोई तरह की बात नहीं होती, मुफ्त राशन लेने की बात होती है तो कोई बात नहीं होती। जब बात अधिकार की हो रही है, कानून की हो रही है जी। तो ये कबीले पे कानून बनाने की बात नहीं हो रही है जी। आप एक देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो यहाँ पर कानून की बात हो रही है जो सभी के लिए हो रही है। तो इस तरह का मैटर आज इस पे आज हम लोग बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। एक भारत, एक शिक्षा, एक देश और एक अधिकार, एक कानून, इसके तहत ही हम लोगों को यहाँ पर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पर अपने अपने तरीके से बात करते हैं तो उनको विदेशी हो जाना चाहिए, फिर उनको भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। आपने सारी बात कही दीपिका जी, लेकिन मेरी उस बात को आपने छूने तक की भी कोशिश नहीं की। कहना तो दूर की बात, उसमें कोई विस्तृत मेरा सवाल था कि लोगों को आशंका इसी बात की होती है, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को, कि समान नागरिक संहिता दरअसल हिंदू कोड बिल को बाकी लोगों पर लागू करने की कोशिश होगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि अगर मुसलमानों के कानूनों में कोई अच्छी बातें हैं, अगर क्रिश्चियनिटी में कोई अच्छी बातें हैं और उनसे हिंदू कोड बिल को भी सुधार के एक नया कानून बन सकता है तो वो होना चाहिए? या आपका मानना है कि नहीं, हिंदुओं के संदर्भ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम कह रहे हैं। हमारा मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जहां से सबके अधिकार की बात होती है, जहां पर किसी भी वर्ग के तहत कोई शोषण ना हो रहा हो, उस चीज को हमें लागू करना चाहिए, उसको हमें जीने की जो हमारी पद्धति है उसमें लेकर के आना चाहिए। यहाँ पर किसी के भी शोषण की बात नहीं होनी चाहिए जी।
तो अगर ये हमें कहे, अगर ये हमारा कानून बनता है, ये हमें स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, तो किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दीपिका जी लेकिन उस विषय पे अपना नजरिया नहीं रख रही है। लेकिन मैं कपिल साकला साहब आपसे उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो समान नागरिक संहिता के संदर्भ में ईमानदार कोशिश के तहत सामने आया। विधि और न्याय मंत्रालय ने 2016 में एक विधि आयोग का गठन किया कि समान नागरिक संहिता के संदर्भ में एक विस्तृत विमर्श हो, और उसमें यह कहा गया कि अगर समान नागरिक संहिता बनाने की कोशिश करते हैं तो जो संविधान में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 14 और 25 के बीच में द्वंद्व होगा। अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 14 समानता की अवधारणा के संदर्भ में बात करता है। आपसे समझना चाहता हूं कि मूल अधिकार अदालतों के द्वारा संरक्षित है। नीति निर्देशक तत्व जिसके तहत समान नागरिक संहिता की बात कही गई है उसे अदालत का संरक्षण नहीं है। यह संविधान में बहुत स्पष्ट वर्णित है। मूल अधिकार जो दिए हुए हैं उसकी रोशनी में क्या वाकई समान नागरिक संहिता प्रभावी हो सकती है? ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत जरूरी है, प्रोटेक्टेड है, एकदम सही जी। परंतु आपको ये भी समझना है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स निकाले थे, बनाए थे, तो ये क्लैरिटी थी कि जो हमारे लॉज होंगे, हमारी जो रेगुलेशंस होंगी, हमारे जो प्रोसेसेस होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे पूरी कंट्री के लिए। जैसे कि उन्होंने सही कहा, आईपीसी यूनिफॉर्म है, सीआरपीसी यूनिफॉर्म है, इंडियन एविडेंस एक्ट यूनिफॉर्म है। वो ये नहीं कहता कि भाई इस कास्ट या इस कलर या इस रिलीजन के लिए अलग होगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी थी जी। आज की डेट में जो हमारे कस्टमरी लॉज हैं जी, वो भी कोर्ट्स ने देर सवेर और हमारी लेजिस्लेचर ने देर सवेर काफी कुछ बराबर पहले ही कर दिए हैं जी। ये आपको समझना चाहिए जी। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है कि आज की डेट में अगर मैं ये बोलूं कि हिंदू लॉज अगर मुस्लिम लॉज पे प्रिवेल करेंगी जैसे आप कर रहे हैं, तो इसका उल्टा भी बहुत तगड़ा है जी। यू सी, मुस्लिम लॉ में मेहर का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर डाइवोर्स होता है तो औरत को एक प्री डिफाइंड अमाउंट मिलेगा, ये गारंटीड जी। हिंदुओं में ये नहीं है जी। और इसकी वजह से सालों के सालों मेंटेनेंस, एलिमनी के केसेस चलते रहते हैं। ऐसा क्यों हो भाई जी? अगर एक मुस्लिम लॉ में एक अच्छा रूल, एक अच्छा प्रोसेस है जी, तो वो हिंदुओं पे भी लागू होगा। सरकार बोलेगी कि इतना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा जी। क्यों एक औरत 10 साल तक केस लड़ते रहे, क्यों आपका बच्चा दर दर भटकते रहे जी। अब आप ये दूसरी चीज देखिएगा, अब उल्टा भी एक चीज देखिए, हिंदूज में ये बोला गया है कि लड़की 18 साल में शादी कर सकती है, लड़का 21 साल में कर सकता है। ऐसी डिस्पैरिटी क्यों हो भाई जी? एक उम्र क्यों नहीं हो? अगर लड़की और लड़का एक टाइम में काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, कमाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनकी उम्र भी बराबर क्यों ना? मुस्लिम लॉ में ये उम्र नहीं दे रखी है। इसकी वजह से गांव में कस्टमरली माइनर शादी वगैरह वगैरह अलग इश्यूज होते हैं जिनको फॉलो करा जाए नहीं करा जाए एक अलग बात है, पर एक यूनिफॉर्मिटी क्यों ना हो? तो आज की डेट में ये बोलना कि देखिए मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा हूं, तो 4 दीवारी में ठीक है, 4 दीवारी के बाहर नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं है कि ये हिंदू यूनिफॉर्म कोड हो। ये यूनिफॉर्म कोड इसलिए होगा क्योंकि ये जो लॉ निकाली जा रही है इसमें मुस्लिम लॉ से भी जो एडवांटेजेस चीज है वो हिंदू लॉ पे भी लागू होगी, हिंदूज पे भी लागू होगी। कपिल साकला साहब, जो आप बात कह रहे हैं वो एक वकील के नजरिए से कह रहे हैं, पर आप इस देश के एक जागरूक नागरिक भी हैं। क्या आपने महसूस किया है कि इस देश में समान नागरिक संहिता के लिए ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है जो बात आप कह रहे हैं? क्या आप इस आशंका को खारिज कर देंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय में इस बात का भय रहता है कि समान नागरिक संहिता का आशय कुल जमा हिंदू कोड बिल को बाकी लोगों पर लागू कर दिया जाना हो जाएगा? क्या इसी आशंका ने 74 साल से हमें रोक नहीं रखा है? क्या इस सच्चाई को आप खारिज करेंगे, या आपको नहीं लगता है कि इस संदर्भ में जो लोग हुकूमत में हैं उन्हें माहौल बनाने की एक जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही है, और उसके अंदर वो ये चिन्हित करें कि हिंदू कोड बिल के वो कौन से प्रावधान हैं जो महिलाओं के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में उनकी जायज हकों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं? जी, बात एकदम सही है। प्रॉब्लम ये है कि जहां एजुकेशन नहीं होती है वहां पे आप नॉलेज नहीं भेज सकते जी। वहां पे आप डिपेंड करते हैं उस कम्युनिटी के लीडर्स पे जी। और जहां पे लीडर सच्चाई के बदले अपनी ही खिचड़ी बनाने में लगे होते हो, जैसे कि मैंने कहा ये सारा कमर्शियल रीजन है जी। तो वहां पे आप इंफॉर्मेशन नीचे कैसे लेकर जाएंगे जी। आप ये जानते हैं कि जब यहाँ पे कोरोना के लिए शॉट्स लगाए जा रहे थे तो काफी कम्युनिटी में
कुछ लीडर्स ने शोर मचा लिया था कि इसको मत लेकर जाओ, ये आपको इसमें पता नहीं क्या गंगा जल मिला रखा है, वो जो 3 बूंदे थी उसमें गौमूत्र मिला रखा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन का मिसमैनेजमेंट है और जो मिसयूज है वो तभी होता है जहां पे एजुकेशन नहीं होती है जी। और दूसरी बात, जब मैं 30 हजारी में लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता था तो वहां पे नॉर्थ दिल्ली इंटीरियर्स के बड़े केसेस आते थे, जामा मस्जिद के केसेस आते थे, तो मैंने बड़ी क्लोजली वहां के और वहां की लीडरशिप के साथ डील करा है। इश्यूज ये नहीं है कि ये मुस्लिम लॉ पे प्रिवेल करेगा नहीं करेगा, इशू ये है कि जो नैरेटिव बोला जाता है वो सिर्फ डराने के लिए बोला जाता है और जो डर होता है उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही होती, उसमें सिर्फ डर पे डर होता है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने लीडर, अपने रिलीजन, अपने मौलवी साहब को क्वेश्चन कर रहे हैं। यही चीज हिंदुइज्म में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो बड़ी एजुकेशन का विषय है, सही सूचना देने का विषय, ये कपिल सागला साहब कह रहे हैं। पर मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी आपके पास आपकी इस विफलता पर बात करना चाहता हूं कि आपने नारा तो बहुत लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर या भारतीय जनता पार्टी ने कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, पर इस देश को क्या आप बता पाए कि समान नागरिक संहिता में होना क्या चाहिए? सवाल है आपसे। जी देखिए, अभी आपने कहा कि 2016 में जो विधि आयोग की रिपोर्ट आई जी, और देश में हम लोग जब ये समान नागरिक संहिता की जब बात करते हैं तो हमने बिल्कुल इस मामले में ये बातें कही है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और सबकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो तो अपने आप है, इसमें कहीं मैटर ही नहीं है। और जब ये सिविल लॉ की जब बात भी हुई है तब भी ये सीधे प्रॉपर्टी और वहीं से चालू हुआ था कि आखिर रेवेन्यू अंग्रेज जो है वसूली और ये सारा चीजें। तो मेरा ये कहना कि बेसिक चीज तो अगर हमने जो पहले भी कहा कि इसमें जो महिलाओं के अधिकार और उसकी बात है, अब ये बातें अभी जो इसके पहले बोल रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो मंदिर में प्रवेश का और उसका नहीं हुआ पालन, ये ठीक है, वो कस्टमरी है, ये यूनिफॉर्म लॉ जो है ये अलग है जी, वो उसमें नहीं है कि आपको वहां जाने और नहीं जाने से रोकने का जी, वो एक व्यवस्था के तहत है जी। लेकिन जहां तक सिविल लॉ में अब शादियों की बात है, अच्छा 4 शादी आपने भी कहा कि बहुत सारे लोग सुविधा के लिए कर रहे हैं, अब चौथी बेगम कौन किसी की बच्ची बनेगी? कौन जो अगर कॉम्पिटेंट आदमी है तो वो अपनी बच्ची की किसी भी उसमें चौथी बेगम बनाएगा। तो होता क्या है, जो गरीब है, कमजोर है, उसकी बच्ची को जो ताकतवर लोग हैं उनके यहाँ वो चौथी बेगम बनाते हैं। तो ये जो असमानता है और वहां पर जहां बोलने की बात है, ये बात सही है कि उस वर्ग की जो लीडरशिप है जी, और लीडरशिप हमेशा डरा करके ही एक वोट बैंक के रूप में बना कि ये देश का दुर्भाग्य है। आप देखो, आप संविधान सभा में, और संविधान सभा से देश के आजाद के 74 साल बाद भी अंबेडकर जी की फोटो लेकर के तो लोग चलते हैं, लेकिन उसको मानने वाले भी अपने वर्ग के लोगों को भी डरा करके और दूसरे उस वर्ग को भी डरा करके रखते हैं। अब बताइए, सीएए आया, सीएए में बड़ा साफ था कि हम नागरिकता देने का कानून है, हटाने का नहीं है। तो लेकिन चारों तरफ वातावरण ऐसा बना दिया गया कि भाई ये आएंगे तो हटा देंगे। तो ये एक पूरे समय से जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, और ये आप हमें बोल रहे हैं फेल हो रहे हैं, फेल नहीं हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब हम 1951 में इस बात को जनसंघ के रूप में हमारे तत्कालीन फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखा, और वहां से लेके हम यहां तक आए हैं, रोज बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति से सहमति की ओर जाने का प्रयास ही है हमारा, ये इशू है, हम इस बात को मानते हैं और हम ये चाहते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत के जो भी संसाधन है उसके सब दृष्टि से उसको समानता का अधिकार जो मिला हुआ है, उस अधिकार के तहत एक ये जो सिविल लॉ बनेगा तो उसमें सबको बराबर होगा, कहीं अलग अलग नहीं होगा। प्रेम प्रकाश जी, मेरा एक मूलभूत सवाल आपसे, जैसा कपिल सागला साहब ने उल्लेखित किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे महिलाओं के हक हिंदू महिलाओं के मुकाबले ज्यादा बेहतर सुरक्षित होते हैं, क्या प्रेम प्रकाश पांडे हामी रखते हैं कि हाँ ऐसे प्रावधानों को
हमारी समान नागरिक संहिता का हिस्सा बनना चाहिए? मैं समान नागरिक संहिता का जिस दिन भी ये कानून बने, मैं अभी भी बड़ा बहुत स्पष्ट और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, समान नागरिक संहिता का मतलब ही है कि जो नागरिक है उसके लिए जो भी संहिता बनेगी सबके लिए समान होगा। और वो चाहे हिंदू कोड विल से उठे, चाहे मुस्लिम शरीयत से उठे, चाहे क्रिश्चियनिटी से उठे, जो बेहतर से बेहतर होगा। जो उन्होंने मेहर की राशि कही, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि एक पहले ही किस्त में ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मेंटेनेंस का केस जाता है तो इमीडिएट 10%, 20% जो है उसको मेंटेनेंस के रूप में देना चाहिए। तो ये साहस प्रेम प्रकाश पांडेय जी ने जताया है कि हां, अगर ये प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ में है तो उन्हें समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सब पे लागू होना चाहिए। कुल मिलाकर महिलाओं के हकों को सुरक्षित रखना, सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस रोशनी में जमीर अहमद साहब आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो अदालत ने इस बार निर्देश दिए हैं, अब ये निर्देश केवल और केवल आदेश की शक्ल में नहीं रह जाने चाहिए, इन्हें पर अमल करने की दिशा में भी अब कदम सियासी लोगों को उठाना चाहिए और जो भी धार्मिक नेता हैं उन्हें इसमें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया अभी, लेकिन हमारे प्रेम प्रकाश जी ने, मोहतरम ने ये कहा कि वो मंदिर की बात तो खाली कस्टम है जी। तो बात कस्टम, तो हमारे यहाँ 4 शादियां भी कस्टम है, दूसरी चीजें भी कस्टम है। बात कस्टम की नहीं है, बात कानून की है। और जब कानून बनेगा तो उसके ऊपर अमल भी कराया जाएगा, चाहे डंडे के जोर से कराया जाए जी। बात आप देखिए कि जो हमारे दलित भाई हैं उनको मंदिर नहीं जाने देते, कत्ल कर देते हैं, तो क्या कानून पे अमल हो रहा है? कानून तो ये था कि उनको सबको बराबर का हक होगा, तो क्या दलितों को बराबर का हक मिल जाएगा? जब तक हमारे इस समाज में जात पात का सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे तो कभी भी हम बराबरी का हक किसी को भी नहीं दे सकते। बात यह है, लिहाजा मैंने यही कहा कि हमारे चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन सांसदों को सर जोड़ के बैठना होगा और सर जोड़ के बैठने के बाद एक मुत्तफक्का इस तरह का कानून बनाना होगा कि जो सबके लिए स्वीकार्य हो, सब उसको माने। और अगर इस तरह का कानून जबरदस्ती कोई लादने की कोशिश की गई तो फिर उस पर अमल दरामद कराना नामुमकिन होगा। जरूरत इस चीज की है कि हम पूरी ईमानदारी से एक कॉमन सिविल कोड बनाने की कोशिश करें और वो इस तरह का कानून कि जो सबकी मर्जी से लागू किया जा सके, बस जरूरत इस चीज की है। और आज जो कोर्ट ने कहा है, जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अलग अलग रास्तों पे जाने के बाद जाहिर सी बात है कि इंसाफ के रास्ते पे नहीं जा पाते। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी जमीर अहमद साहब ने कहा है कि अलग अलग रास्तों पर जाते हैं तो दरअसल हमें इंसाफ की मंजिल तक जो पहुंचना है वहां तक तो हम नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जुबैर अहमद आजमी साहब जो बड़ी संजीदगी से बात रख रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उनसे समझने की कोशिश करता हूं। आजमी साहब, एक द्वंद्व लोगों के बीच में रहता है, धर्म पहले या देश पहले। असल समस्या इसी से शुरू होती है। हर व्यक्ति अपने कस्टम को, अपनी मान्यताओं को ज्यादा बढ़ चढ़कर बताता है और कहीं ना कहीं देश के हित पीछे छूट जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दरअसल समान नागरिक संहिता लागू होने में असल अड़चन इस मानसिकता की है और सबसे पहले इस मानसिकता से उभरने की जरूरत है कि देश पहले है, धर्म उसके बाद की चीज है? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि देश तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है और सबके होना भी चाहिए। जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं उनको इस देश से सबसे पहले ही देखना चाहिए कि हमारा देश के हित में क्या हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। हमारा पहला धर्म है, इसको करना चाहिए। मसला इस बात का है कि जिसपे हम बहस कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। लागू बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या लागू होगा इस पे कोई बहस नहीं कर रहा। इस चीज को हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना है। कौन सी बहुत अच्छी बात अभी आपने कही थी कि जो अच्छी चीजें इस पे हो वो दोनों पे लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कि जो मुस्लिम लॉ में, पर्सनल लॉ में अगर अच्छी चीजें हैं तो वो सब पे होना चाहिए। जैसे महिलाओं के हुकूक की बात हो रही है, तो महिलाओं के हुकूक अगर मिल रहे हैं, उनको दिया जाता है,
शरीयत में मुस्लिम पर्सनल लॉ में और शरीयत में ये है कि उसको दिया जाएगा, तो वो उसको मुआवजा मिलता है। लेकिन अगर ये वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये आए कि ये चीज नहीं हो सकती है, तो ये तो गलत है। तो सबसे पहले हमें तो ये समझना चाहिए कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीजें हैं जो हमें लानी है, वो एक फ्रेम। अच्छा, लोग जानते नहीं है, लोगों को इस बात की खबर नहीं होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है। तो सबसे पहले ये जाने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, वो क्यों लाया जा रहा है, आपके हित में है या नहीं है, और आपके धर्म पे, रिलीजन पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर ये चीजें उनको पता होनी चाहिए। बहुत से जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में ये है, गुमराह किए जाते हैं, लोग गुमराह होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये क्या है। जैसे आपने कहा, इससे पहले बहुत से लोगों ने कहा, बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वजूद नहीं खत्म होने वाला है। लॉ में जो आपको प्रोविजन दिया गया है, जो राइट्स दिए गए हैं, वो रहेंगे। जैसे अभी कहा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 में मुसलमानों को क्या, इनको राइट नहीं है? सभी लोगों को है, सभी धर्मों को अपनी फ्रीडम है, अब वो जैसे चाहे वो मनाए। मसला इस बात का है कि हम किस चीज पे बहस कर रहे हैं, किस पॉइंट पे बहस कर रहे हैं, क्या चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड में आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। जो हमारे रिलीजन्स के हिसाब से वो गलत होगा, आप उसे बताएं, उस पर बहस होनी चाहिए कि इस चीज को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं तो इस पे किसी भी रिलीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे समान बराबर है। जिसे अभी आपने पांडे जी ने कहा कि महिलाओं की 4 शादियों का मतलब, यहाँ 4 शादी, 1 शादी करके आदमी नहीं झेल पा रहा है। 4 शादी का तो मसला ही नहीं है। 4 शादी मैंने पहले भी बताया था कि कंडीशनल है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, कुछ अगर उसके इश्यूज की प्रॉब्लम है, तो वो कंसर्न करके उसके रजामंदी से होती है शादी। कि पहली बीवी से कंसर्न कर ले कि आप शादी करना चाहते हैं, वो राजी है तो शादी करेगा, जबरदस्ती थोड़ी ना कोई कर सकता है शादी। लेकिन हमारे यहाँ जो मुस्लिम रवायतें हैं, जो बहुत से लोग नहीं जानते, जो उलमाए इकराम है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उनको सही तरीके से इस कौम को ले जाए, सही रास्ते पे ले जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी निभा नहीं पाए। अगर वो निभाते तो आज इस पे बहस नहीं होती, फिर हम इस मुल्क के तरक्की की दूसरी की तरफ आज हम होते। लेकिन आज हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड और 370 में फंसे हुए हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बन रहा है, हमारे तमाम इश्यूज छूटे जा रहे हैं। जिस इश्यूज पे हमें बहस करनी चाहिए वो तो नहीं है। तालीमी पे कोई बात नहीं, तालीम पे, एजुकेशन पे नहीं कोई बहस करता। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड चूंकि पॉलिटिकल इश्यूज है, इसलिए इस पे बहस होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने जो कहा, वो अपने जेरे नजर से जो भी देखा है, जो उसको सही लगा, उसने गवर्नमेंट को कह दिया। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो मसौदे जो तैयार करे, वो देखे कि क्या चीजें हो सकती है जो किसी को हर्ट न करे, किसी रिलीजन। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आजमी साहब की है। समान नागरिक संहिता पर ऐतराज नहीं है, होना ही चाहिए। जमीर अहमद साहब भी ये कह रहे हैं, अब केवल मसला है तो उसके मसौदे का है, वो मसौदा ठीक नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। ये बात आजमी साहब की तरफ से भी है और जमीर अहमद साहब की तरफ से भी है। लेकिन आजमी साहब जब कुछ कह रहे थे तो प्रेम प्रकाश पांडे उसमें हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। सुनते हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी की बात, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि एक विचारक की भी छवि रखते हैं। किस विचार के साथ हैं आजमी साहब की टिप्पणी पर? नहीं, मेरा ये कहना कि ये एक बड़ी बात आती है जब भी कोई भी, उन्होंने बाकी बढ़िया बात कही कि कॉमन सिविल कोड जो है आखिर वो सबके लिए बनना चाहिए। मैंने भी कहा कि कौन सा जो अच्छा है सब लेना चाहिए। लेकिन जब भी बात आती है बोले देखिए एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता। अरे भाई, एजुकेशन, आज राइट टू एजुकेशन दिया गया है, सबके लिए बात हो रही है। आपके एजुकेशन के लिए, आपके हेल्थ के लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम बनी हुई है आपकी। तो ये बातें कह करके आप भागिए मत, कहीं करने वाली जाते हैं। ये एक जो बड़ा मसला है कि बिल्कुल हम इस बात को कहेंगे कि शुरुआती दौर से, देश की आजादी के बाद से एक पक्ष जो है, जो दुर्भाग्य से जो मुस्लिम लीडरशिप है या उसका जो पक्ष है, वो अपने लोगों को सामने कुछ बोलता है और अंदर जाके दूसरे तरह से गुमराह कर देता है। अब 370 और कॉमन सिविल कोड, ये दोनों अलग अलग है जी। तो आप खुद घालमेल कर रहे हैं। 370 क्यों नहीं? 370 अनिवार्य है, वो देश के अभिन्न अंग के लिए है, इसलिए ऐसा आप मिक्सअप मत कीजिए, मेरा इतना ही कहना था। तो कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि बातचीत कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए कपिल साकला साहब के पास में लौटता हूं। साकला साहब, आपसे समझना ही चाहता हूं
कि कुल मिलाकर ये नजीर जो आदेश की शक्ल में एक बार फिर सामने आई है, इसके व्यवहार में उतरने की प्रक्रिया क्या है? कोई उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट का आदेश वाकई अपने अंजाम को प्राप्त करेगा, या कागजों में और या हम जैसी चर्चाओं में ही दफन होकर रह जाएगा? देखिए, जैसे कि आपने कहा था, मैं वकील हूं, अधिवक्ता हूं, पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करूंगा, पर इसमें पॉलिटिकल इशू है जी कि ये जो करंट सरकार है, इसने काफी ऐसे एक्शंस और एक्ट्स लिए हैं जो बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइजिंग रहे जी। जहां तक कि जितने भी लॉज अभी तक आए हैं अलग अलग डोमेन में, वो सारे के सारे एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड या एक स्ट्रॉन्गर कंट्री की तरफ जा रहे हैं जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट इस रेजीम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम बढ़ेंगे पॉजिटिवली जी। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या इनको फर्क पड़ेगा, हमारे हिंदुइज्म में भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा देश तब तक फ्रैगमेंटेड रहेगा जब तक कास्टिज्म भी एक डिजीज की तरह रहेगी जी। तो बहुत तगड़ी उम्मीद है। पास्ट प्रीसिडेंट्स बड़े पॉजिटिव हैं और जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ सालों में, कुछ समय में हम ये जरूर देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे सामने है और वहां कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होंगे। तो हम अपनी चर्चा को एक सकारात्मक अंजाम की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारी बातचीत का निष्कर्ष एक सामूहिकता के साथ यह है कि हाँ, समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता बननी चाहिए, पर वो समान नागरिक संहिता का आशय यह है कि जो सबके लिए बेहतर हो, जो सबके लिए अच्छा हो, जो सबके हकों को सुरक्षित रखने वाला हो, ऐसी संहिता अस्तित्व में आनी चाहिए, ना कि एक वर्ग विशेष या एक धर्म विशेष को संतुष्ट करने का माध्यम बननी चाहिए। उम्मीद है इस देश के हुक्मरान इस भावना को समझेंगे और आने वाले समय में वो संहिता व्यवहार रूप में हमारे बीच में लाकर रखेंगे, जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने 74 साल पहले प्रक्रिया के तहत आरंभ की थी, तकरीबन 71 साल पहले उसे अंजाम पर पहुंचाया था। उम्मीद है उनका सपना अब जल्द ही साकार होगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर हमारी इन तकलीफों को ही समर्पित है। हम जिन मुश्किलात में हैं उसके संदर्भ में किसी मसीहा से कोई उम्मीद ना करें। इसी को प्रतिबिंबित करते हुए हमारा आज का शेर, जो मरहूम शायर राहत इंदौरी ने कमाल का लिखा, उन्होंने कहा, ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो कुल मिलाकर इस देश की आबादी के सम्मुख जो समस्या है, इसके संदर्भ में निदान कोई अन्य देश या किसी अन्य दुनिया से नहीं होगा। हम ही को अपनी इस तकलीफ का इलाज करना होगा और उस इलाज के लिए कोशिश होगी। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।